आज के मुख्य समाचार। बरसात में नदी नालों के किनारे खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। नीट छात्रों के न्याय के लिए सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। अगले एक सप्ताह तक झमाझम बारिश के आसार। मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए बुलाया गया प्राथमिक शिक्षक संघ। कुनिहार में बदहाल सड़कों से परेशान युवाओं ने खुद संभाला मोर्चा। जन आंदोलन से जनता की आवाज बनेगी भाजपा, जयराम ठाकुर। पंजाब में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में शिमला में प्रदर्शन। श्रावण मास में शिव तांडव गुफा, कुनिहार में होगा भव्य धार्मिक आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर देश भर में जारी विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश में भी विद्यार्थियों के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश वासियों से दिवंगत विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देने और नई दिल्ली में अपने अधिकारों एवं भविष्य की लड़ाई लड़ रहे विद्यार्थियों के समर्थन में आयोजित कैंडल मार्च में शामिल होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मार्च किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सम्मान, न्याय और उनके भविष्य की रक्षा के लिए जन भावनाओं के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कहा कि बुधवार को दिन भर उनकी अनेक परिवारों से मुलाकात हुई और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के फोन भी उन्हें प्राप्त हुए। सभी के मन में एक ही पीड़ा थी कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और उससे जुड़े घटनाक्रम के कारण अपनी जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि दी जाए। साथ ही नई दिल्ली में अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे विद्यार्थियों पर हुए कथित लाठी चार्ज के विरोध में भी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के सपने और देश के भविष्य की आधारशिला है। यदि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं या विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में समाज के प्रत्येक वर्ग का यह दायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों के साथ खड़ा हो और उनके मनोबल को मजबूत करे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, अभिभावकों, शिक्षकों, युवाओं और आम नागरिकों से कैंडल मार्च में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना तथा निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था की मांग को मजबूत करना है। उधर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी कैंडल मार्च को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर ली है। संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान भी किया गया है। सेवा दल ने अपने संदेश में कहा है कि विद्यार्थियों के सम्मान और उनके भविष्य की रक्षा के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर आगे आना होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकारों और संस्थानों की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मुझे आज कई परिवारों के फोन आए, कई परिवार के लोग मुझे मिले और उन्होंने अपील की कि जंतर मंतर में बैठे हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है कि उनकी आवाज़ में हम लोग भी आवाज़ उठाएं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि सभी राजनीतिक दल के लोग उन बच्चों के समर्थन में इकट्ठे हों और एक कैंडल मार्च, जो प्यारे बच्चे नीट के एग्जामिनेशन का सदमा सहन नहीं कर सके और आत्महत्या कर ली, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जिन बच्चों ने जंतर मंतर पर अपना आंदोलन शुरू किया है, आंदोलन के दौरान पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया, छोटे छोटे बच्चों को बहुत चोटें आई, उनके समर्थन में हम सब लोग कल इंदिरा गांधी परिसर के पास 6 बजे एकत्रित होकर कैंडल मार्च करें। मैं समाज के सभी वर्गों से, सभी राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कैंडल मार्च में आप इकट्ठा होकर जंतर मंतर में जो हमारे बच्चे
नीट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी इसमें थोड़ा सा योगदान करें। मैं खुद सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग कल 6 बजे इंदिरा गांधी परिसर में इकट्ठे होकर सभी बच्चे जो इन बच्चों के समर्थन में अपना योगदान देना चाहते हैं, सभी नीट के जो छात्र हमारे जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं और जो युवा के भविष्य पीढ़ी के हमारे युवा साथी है, इस कैंडल मार्च में सम्मिलित होकर उनकी जो आंदोलन की भूमिका है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे। और मैं खुद इसमें शामिल होने जा रहा हूं। मेरे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं जो यहाँ होंगे वो भी इस मार्च में, कैंडल मार्च में शामिल होंगे। ये कैंडल मार्च जो है ये इंदिरा गांधी परिसर से शुरू होकर लिफ्ट के पास से कैंडल पॉइंट होता हुआ रिज पर खत्म होगा। मैं सभी पर शिमला वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें शामिल होकर उन बच्चों को जो हमें छोड़कर चले गए हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं उसमें थोड़ा योगदान हम सब मिलकर। मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में नदी नालों के किनारे खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार का खनन न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसी क्रम में धर्मशाला में जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन और खनन विभाग अवैध खनन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान नदियों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे समय में खनन गतिविधियां दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा देती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में नदी नालों के किनारे खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इस दौरान विभाग की निगरानी भी और अधिक कड़ी हो जाती है। जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी ने बताया कि विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध अवधि के दौरान अवैध रूप से खनन न कर सके। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के साथ साथ विभाग स्वयं भी नियमित रूप से निरीक्षण करता है। यदि कहीं भी अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिलती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही भी की जाती है। शैलजा चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से हाल के दिनों में अवैध खनन से जुड़े कई मामलों का पता भी लगाया गया है। ऐसे मामलों में नियमानुसार चालान भी किए जाते हैं और संबंधित वाहनों और मशीनरी के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ साथ आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। जिला खनन अधिकारी ने कहा कि नदी नालों में अनियंत्रित खनन का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। इससे नदी के प्राकृतिक प्रभाव में बदलाव आता है, तटों का कटाव बदलता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान खनन पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यदि इस अवधि में भारी मशीनों का उपयोग कर खनन किया जाता है तो इससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शैलजा चौधरी ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी अवैध खनन या अवैध परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग या जिला प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अकेले समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता है, इसके लिए जन सहभागिता भी आवश्यक रहती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर कई मामलों में प्रभावी कार्यवाही की गई है और आगे भी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसके हिसाब से जो सैंड माइनिंग पॉलिसी है 2020 की, जो कि इंडिया अक्रॉस इंडिया फॉलो होती है, तो ड्यूरिंग मानसून सीजन 1 जुलाई से रिवर बेड माइनिंग बैन होती है ताकि कोई फ्लड रिलेटेड हैजार्ड ना हो सके और प्रॉपरली रिवर जो है रिप्लेनिश हो सके। उसमें हमारे रूलों के तहत जो है एक्शन लिया जाएगा और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा माइनिंग करने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। और वैसे भी एक आम व्यक्ति को ड्यूरिंग दिस टाइम रिवर बेड के पास नहीं जाना चाहिए, माइनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में जैसे कि आपको पता है कभी भी बारिश आ सकती है और ऊपर पहाड़ी एरिया में जैसे ही बारिश होती है नीचे फ्लड के चांसेस बन जाते हैं, तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक
यदि कोई इलीगल माइनिंग करता हुआ पाया जाता है तो मैक्सिमम फाइन 25,000 तक किया जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है। हमारा स्टाफ जो है रेगुलरली विजिट कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हमें इलीगल माइनिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एज पर प्रोविजन ऑफ रूल एक्शन ले रहे हैं। सर, एज पर मेरे को जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो जो अप्रैल से लेकर जून तक 183 चालान किए हैं, जिसमें 1,79,000 जो है फाइन इम्पोज किया है। 67 केसेस पे जस्ट अभी रिमेनिंग पेंडिंग है। अभी हमारे लेवल पे नहीं किया गया तो पुलिस के लेवल पे किया है। ओवरऑल हिदायत ये रहेगी कि ड्यूरिंग मानसून सीजन वैसे भी हम लोकली अवेयर ही रहते हैं, बट कई चांसेस में लोग जो है माइनिंग करने या वैसे ही ट्रैक्टर उतार देते हैं, तो अवॉइड करें, क्योंकि देर आर हाईली चांसेस कि इमीडिएटली कभी ऊपर एरिया में बारिश होती है और नीचे फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोई मिसहैप ना हो तो अवॉइड। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की विदाई का बिगुल बज चुका है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज बनेगी। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है और भाजपा इस जनादेश को निर्णायक परिणाम तक पहुंचाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, वादा खिलाफी और विकास कार्यों में कथित रुकावट को लेकर पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत मंडल स्तर से होगी और इसके बाद इसे विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गाँव-गाँव और जनता के बीच जाकर सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल उठाएगी। वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता पर लगातार नए टैक्सों का बोझ भी डाला जा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कई प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं को मजबूती से उठाना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले ही भाजपा अपने जन आंदोलन की शुरुआत कर देगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में जनता से संवाद भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष मीटिंग आज पार्टी के हेडक्वार्टर पर संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उस कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी। ये जन आंदोलन मंडल स्तर से प्रारंभ किया जाएगा। मंडल पर, विधानसभा पर जो जन विरोधी निर्णय लिए, तालाबंदी की गई है स्कूलों की, कॉलेजेस की, अस्पतालों की, पीएचसीज की, दफ्तरों की, वेटनरीज की, उन तालाबंदी को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन होगा। सड़कों की दुर्दशा को लेकर, बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर, जिस तरह से और 3.5 पौने 4 साल में जनता को परेशान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, तो जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगस्त के महीने से और
निरंतर जन आंदोलन करेगी। मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने पार्टी का आने वाले समय में क्या कार्यक्रम रहेगा उस संदर्भ में अपनी बात कही है। मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश प्रदेश की जनता ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में स्पष्ट दे दिया है। उस जनादेश को भी कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोगों ने ही मन बना लिया है वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, जिसका 4.25 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये जिम्मा अगर किसी को अगर जिम्मेवारी के साथ, भरोसे के साथ अगर प्रदेश की जनता ने अगर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्योंकि जनादेश जो पंचायती राज चुनाव में आया है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है। अब उसी संदर्भ में पार्टी ने अब आने वाले समय में जो कार्यक्रम जिसका अध्यक्ष जी ने हमारे जिक्र किया है उसको लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया है। 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास पर तो पूर्ण विराम लगाया ही लगाया, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की जनता का जीवन ही दूभर कर दिया है। और जनता का संदेश बड़ा साफ है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर के आए और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के उन मुद्दों को लेकर उनको सहयोग देंगे। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है, इतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं रही। जो 4 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, अभी तक भी तालाबंदी का दौर समाप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ने के लिए सरकार, काम करने के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन यहां आगे बढ़ने की बात तो छोड़िए, सारे काम जो चले हुए थे सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और उन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे झूठी गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को भी एक्सपोज करने का अब हमारे पास, जब ये हमारा कार्यक्रम हमारा जन आंदोलन का होगा वो भी शुरू होगा। और उसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी, जन विरोधी फैसले, टैक्स पर टैक्स लगाते हुए कर्म जो हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर जो है जिस प्रकार से बोझ लाद दिया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात कहें, कानून माफिया की बात कहें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अब लोग चाहते हैं कि हम चौक चौराहे पर अब निकल करके कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम जो है उसको पूरा करें। उस दृष्टि से हम आज बैठे थे पार्टी के सब प्रमुख नेतागण, और चर्चा करने के बाद जो फैसला लिया है वो फैसला लेकर के हम आगे अब चलने वाले हैं। विधानसभा का सत्र बीच में होगा, लेकिन उससे पहले भी हम अगर सत्र देर से करते हैं उससे पहले ही इसकी शुरुआत करेंगे। और खासतौर से जहां जिन जिन विकास के कार्य को हमने शुरू किया था, बजट प्रावधान के साथ शुरू किया था, और उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनको अपाहिज कर दिया, उनको बंद कर दिया, उनको वहीं पर रोक रखा है। उन स्थानों पर भी हम जाकर के लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आएंगे।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुनिहार क्षेत्र में बदहाल सड़कों को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। लंबे समय से सड़क की खराब हालत और जगह जगह बने गहरे गड्ढों से परेशान स्थानीय युवाओं ने आखिरकार खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली से नाराज होकर कुनिहार युवा मंच से जुड़े करीब 15 से 20 युवाओं ने सड़क पर उतरकर फावड़ा और तगारी उठाकर मिट्टी बजरी डालकर सड़क के गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। युवाओं के इस कदम के क्षेत्र में खूब चर्चा भी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले करीब 2 महीनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कुनिहार बाजार से लेकर अर्की रोड और आसपास की संपर्क सड़कों की हालत लगातार खराब होती गई। बारिश के पानी और जल भराव के कारण सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। कई स्थानों पर गड्ढों की गहराई इतनी अधिक है कि वाहन चालकों के लिए उन्हें पार करना मुश्किल हो रहा है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से सड़क पर दोपहिया वाहनों के फिसलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। स्कूली बच्चों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। युवाओं का आरोप है कि जब भी सड़क की खराब हालत को लेकर शिकायत की जाती है तो विभाग की ओर से मौके पर अस्थायी तौर पर मिट्टी डालकर गड्ढों को भर दिया जाता है। बारिश होने के कुछ ही दिनों बाद यह मिट्टी बह जाती है और सड़क फिर से उस स्थिति में पहुंच जाती है। उनका कहना है कि इस तरह की अस्थायी मरम्मत से ना तो सड़क की समस्या हल हो रही है और ना ही वाहन चालकों को स्थायी राहत मिल रही है। इस समस्या से परेशान होकर कुनिहार युवा मंच से जुड़े करीब 15 से 20 युवाओं ने आज सुबह एकजुट होकर सड़क पर उतरने का फैसला लिया। युवाओं ने खुद मिट्टी और बजरी जुटाई और फावड़े और तगारी लेकर सड़कों पर बने गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। युवाओं ने कहा कि वे सरकार और विभाग को टैक्स देते हैं और बदले में उनसे बेहतर सड़क सुविधा की उम्मीद करना उनका अधिकार है, लेकिन जब सड़क पर रोजाना गड्ढों के कारण लोग परेशान हो और खुद शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान ना हो तो जनता के सामने अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता है। युवाओं ने कहा कि सड़क पर बने गड्ढे केवल आवागमन की समस्या नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। खासकर बारिश के दौरान जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो दोपहिया वाहन चालक अचानक उनमें गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि विभाग किसी गंभीर हादसे के बाद जागे। कुनिहार क्षेत्र में पिछले 2 महीनों से जारी बारिश ने पहले से खराब सड़क की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। लगातार बारिश के कारण सड़क की ऊपरी परत कई जगह उखड़ गई है। जगह जगह मिट्टी और पत्थर जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई संपर्क मार्गों पर भी सड़क की स्थिति खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कों का रखरखाव और भी जरूरी हो जाता है, लेकिन विभाग की ओर से समय पर उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों के अनुसार यदि समय रहते सड़क की मरम्मत कर दी जाती तो गड्ढे इतने बड़े नहीं होते और समस्या गंभीर रूप नहीं लेती। कुनिहार बाजार के दुकानदारों ने भी सड़क की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि खराब सड़क का सीधा असर बाजार की गतिविधियों पर पड़ रहा है। वाहन चालक बाजार क्षेत्र से गुजरने में परेशानी महसूस करते हैं और बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। दुकानदारों का सवाल है कि हर साल सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है और कई जगह टेंडर भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कें कुछ ही समय बाद खराब हो जाती है। उनका कहना है कि यदि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किए जाए तो 6 महीने या 1 साल में दोबारा सड़क उखड़ने की स्थिति नहीं आएगी। स्थानीय युवाओं ने स्पष्ट कहा कि उन्हें केवल गड्ढों में मिट्टी डालने जैसी अस्थायी कार्यवाही नहीं चाहिए। उनकी मांग है कि सड़क की स्थिति का तकनीकी निरीक्षण करवाकर जहां आवश्यकता है वहां सड़क की स्थायी मरम्मत की जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो ताकि बारिश का पानी सड़क पर जमा ना हो और सड़क की सतह दोबारा ना उखड़े। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा और अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य के अधिकतम भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि 28 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान 3 दिनों के लिए ऑरेंज
ऑरेंज अलर्ट और अन्य दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी सप्ताह के दौरान मानसून की गतिविधियां लगातार मजबूत बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी के कारण प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके चलते कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। विभाग ने विशेष रूप से संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों, पर्यटकों, वाहन चालकों और बागवानों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। सोलन में सुबह से लगातार बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जबकि शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और चंबा में कई इलाकों में भी बादल छाए रहने से लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज वर्षा के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 26 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। विभाग ने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़कों पर जल भराव, छोटे नालों के उफान पर आने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ सकती है। 27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। 28 जुलाई से मौसम और अधिक खराब होने के संकेत है। लगातार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 29 जुलाई को हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। विभाग का कहना है कि इन जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। 23 जुलाई को भी कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार वर्षा के कारण नदी नालों का जल स्तर अचानक बढ़ सकता है और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने, कच्ची ढलानों के धंसने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो सकती है। विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर और सोलन के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बाधित होने की आशंका बताई गई है। तेज बारिश के दौरान छोटे नाले अचानक उफान पर आ सकते हैं, जिससे पुलों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले से ही भूस्खलन की घटनाएं होती रही है, वहां आने वाले लोग अतिरिक्त सतर्कता बरतें। प्रशासन को भी संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मंडी में सबसे अधिक 33.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि भरमौर में न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश के चलते दिन के तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे नदी नालों, खड्डों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास न जाएं। तेज बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से निकाली जा रही प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा शुक्रवार को अपने 14वें दिन राजधानी शिमला पहुंची। घनाटी से शिमला के लिए रवाना हुई इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं तथा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक न्याय यात्रा में शामिल हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आवाज बुलंद की गई। शिमला पहुंचने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघ के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत चाहता है और उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। हालांकि रमेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली वार्ता के बावजूद 26 जुलाई को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन हर हाल में आयोजित किया
किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम केवल मांगों को लेकर नहीं बल्कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा का शुभारंभ 11 जुलाई को मां बगलामुखी के दरबार से किया गया था। पिछले 14 दिनों के दौरान यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों और उपमंडलों से होकर गुजरी, जहां हजारों शिक्षकों ने इसका समर्थन किया। यात्रा का उद्देश्य नई परिसर प्रणाली सहित प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। रमेश शर्मा ने कहा कि नई परिसर प्रणाली के दौरान प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस व्यवस्था में पुनर्विचार करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पद यात्रा के दौरान चाहे प्राथमिक शिक्षक हों या प्राथमिक शिक्षा विभाग से रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षक हों या पंचायत के प्रधान हों, उप प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हों, जिला परिषद सदस्य हों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी हों, आम जनता हो या प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कार्य कर रहे मल्टीटास्क वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, सभी ने इस यात्रा का साथ दिया और इस सिस्टम का पुरजोर विरोध किया। इस बात से पता चलता है कि जिस सिस्टम को जिन लोगों के द्वारा लागू किया जाना है, यदि वह मानते हैं कि यह शिक्षा के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, तो उसके भविष्य में सुखद परिणाम किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें जो प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर 60,000 है, उनका भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और जो नर्सरी ट्रेनिंग करके लोग बैठे हुए हैं, उनका भी भरपूर साथ जो है वो मिला है। अब इस चीज का विश्लेषण हिमाचल सरकार को करना है कि जिस सिस्टम से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, उस सिस्टम को लागू कर आप वर्ष 1984 से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक मजबूत व्यवस्था बनी हुई है, उसको क्यों तहस नहस करना चाहते हैं। आपने यह कहकर 15 से 20 स्कूल एक प्रिंसिपल के अंडर कर दिए कि इससे गुणात्मक सुधार होगा, जबकि इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 5,000 पद रिक्त चल रहे हैं और उन पदों को ना भरना और उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपने प्रिंसिपल को यह पावर दे दी कि जहां कोई अध्यापक नहीं होगा, वहां पर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लैब असिस्टेंट को, पीईटी को, डीएम को वहां पर भेज देना है, ताकि लोगों के अंदर कोई ऐसा संदेश न जाए कि प्राथमिक पाठशाला के अंदर कोई अध्यापक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर कार्य कर रहा है और आप जानते हैं कि 50% से अधिक जो ड्यूटीज लगती हैं, चाहे इलेक्शन के अंदर हो चाहे जनगणना के अंदर हो, वो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की लगती है। और जब वो ड्यूटीज के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर ये एक फॉर्मेलिटी की व्यवस्था जो है वो की जाती है, जिसका सीधा सीधा असर ये पड़ रहा है कि माता पिता वहां से अपने बच्चों को हटा रहे हैं और बच्चे जब वहां से हट रहे हैं तो वहां स्कूल में बच्चों की संख्या गिरती जा रही है और धड़ाधड़ जो है स्कूलों के ऊपर तालाबंदी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 200 स्कूल जो है, हर समय प्राइमरी स्कूल ऐसा रहता है जहां कोई टीचर नहीं होता है और वही स्कूल जो है वो तालाबंदी का शिकार हो रहे हैं। तो प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने हमेशा हिमाचल सरकार के साथ जो है वो सहयोग करते हुए कार्य किया है। आप जानते हैं कि जो यही सिस्टम है जिसके आधार पर हिमाचल सरकार ने असर की जो रिपोर्ट 2023 के अंदर आई, उसमें हिमाचल प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है केरला जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी सिस्टम के अंदर 2024 के अंदर जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है NCERT के द्वारा किया गया और उस सर्वे के अंदर प्राइमरी सेक्शन में जो 3rd क्लास थी उसका अचीवमेंट लेवल जो है वो 2nd पोजीशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रही। अब जब हम
इसी सिस्टम के अंदर इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और कमी स्कूलों के अंदर है कि वहां टीचर नहीं है। आप 6,297 पद जो है नेसेसरी टीचर्स के भरने हैं, आप नहीं भर रहे हैं। आप 6,297 जो है केयर टेकर उसके लिए रखी जानी है, उसकी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। और मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि 50% पद जो है, एकमात्र विभाग ऐसा है जहां 50% पद जो है वो शिक्षकों के या गैर शिक्षकों के जो है वो खाली चल रहे हैं, जिसके कारण यह व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है प्राथमिक शिक्षक इस व्यवस्था को चलाने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। और एक और इसके अंदर हमें षड्यंत्र लगता है कि जहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने व्यवस्था की कि 10 बच्चे छोटे छोटे आते हैं, उनके लिए उन्होंने कोई टीचर रख दिया। तो आपने अभी देखा होगा कि ऊना के अंदर एक स्थिति आई कि वहां पर एक अध्यापक की व्यवस्था जो है कर दी गई थी, सिंगल टीचर स्कूल था। तो वहां पर उस अध्यापक के खिलाफ जो है निदेशालय के द्वारा जो है विभागीय जांच की जा रही है कि आपने ये व्यवस्था क्यों की है। तो इस चीज से पता चलता है कि ना सरकार ना विभाग अध्यापक रखना चाहता है, और जो व्यवस्था अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से भी की जाती है या विभाग वहां पर टीचर्स के ओर से फंडिंग करके जो है की जाती है, तो उनके खिलाफ भी जो है वो विभागीय जांच की जा रही है ताकि उन्हें जो है वो डराया जा सके और वहां पर ऐसी व्यवस्था ना हो। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जो है प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्याय यात्रा निकाली थी। और आज मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ठीक है या गलत है, अब सरकार को इस चीज का विश्लेषण करना है कि ये सिस्टम ठीक है या गलत है। जब इससे जुड़े हुए लोग इससे खुश नहीं है, और इवन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिंसिपल भी इस बात को मान रहे हैं कि इससे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था है वो भी चरमरा जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल को स्कूल को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना होता है। तो जब प्रिंसिपल जो है 15-20 स्कूलों का मैनेजमेंट करेगा, कभी इस स्कूल में जाएगा, कभी उस स्कूल के अंदर जाएगा, तो वो स्कूल भी जो है वहां पर प्रभावित होगा और इससे पूरी शिक्षा का ढांचा जो है प्रभावित होने वाला है। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसी उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला था। और मैं आज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में हमने पूर्व में बहुत कोशिश की, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को हुई थी, तो उसके बाद 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो है वो धरना प्रदर्शन किए, रोष रैलियां निकाली और संबंधित एसडीएम के माध्यम से हिमाचल सरकार को ज्ञापन दिए और इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उसके बाद 1 मार्च 2026 को सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने रोष प्रदर्शन और आग्रह रैलियों का आयोजन किया और संबंधित जो डीसीज हैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सिस्टम के ऊपर जो है पुनर्विचार किया जाए। हम इससे पूर्व जो है 14 बार माननीय मुख्यमंत्री से पूर्व 7 महीनों के अंदर मिले, शिक्षा मंत्री महोदय से मिले, सभी जनप्रतिनिधियों से मिले, सभी एमएलए से मिले और कांग्रेस के एक एक नेता से हमने मिलकर रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता की जाए। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुई कथित लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी शिमला के सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए। शनिवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन की अगुवाई में सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सीटीओ चौक पर धरना प्रदर्शन कर पंजाब पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को स्वच्छ रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। सीटीओ चौक पर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा बरनाला की घटना में जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की भी मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को बातचीत के माध्यम से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कर्मचारी और नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार है। यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करता है तो प्रशासन को उसके साथ संवाद करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज का सहारा लेना चाहिए। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों विभिन्न संगठनों की ओर से उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की गई है। पंजाब बरनाला
मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 डीएसपी बरनाला मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पंजाब सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। कर्मचारी विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कर्मचारी विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मेरा नमस्कार मैम, मैं नगेश वाल्मीकन, अध्यक्ष सफाई मजदूर यूनियन। आज जो हम सभी लोग जो सफाई कर्मचारी और अलग अलग संगठनों के लोग हैं, जैसे हमारे साथ बिट्टू पाना जी हमारे वार्ड काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 13 से प्रितपाल मट्टू जी हमारे वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान हैं, और वाल्मीकि सभा के प्रधान हमारे विपिन जी। आज सभी संगठन यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो बरनाला में हमारे सफाई कर्मचारी धरने पे थे और धरना कर रहे थे, बात कुछ नहीं थी कि अपनी मांगे के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि एक डीएसपी ने आके उनके सर पर और लाठी चार्ज किया, उनके सर पर लेडीज को मारपीट की, उनके सर पे डंडा मारा है। तो उस कड़ी को उस नजरिए से हम चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है, जो लोगों की सेवा करता है, सुबह अपने 7 बजे अपने कार्य पे आता है और उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई है। उस सफाई कर्मचारी की क्या डिमांड थी? कुछ कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं थी। क्या हम सफाई कर्मचारी अपनी डिमांड नहीं रख सकते? इस देश में हो कह रहा है, चल कह रहा है, सफाई कर्मचारी, इनको सफाई तो चाहिए पर सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए। जब आप सफाई कर्मचारी को पीटेंगे, उनको मारेंगे, तो सफाई इस शहर को, इस देश को साफ कौन करेगा? ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो पंजाब के बरनाला में हुआ है और भगवंत मान की सरकार ने किया है। हम तो कहेंगे पूरे वाल्मीकि समाज को कि जो भगवंत मान की सरकार है, इसको कभी भी वोट नहीं डालनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि जिसने भी एसपी ने जो इनका हालत किया उसको सस्पेंड तो कर दिया है, पर उसको टर्मिनेट किया जाए। यही हमारी मांग रहेगी ये सफाई मजदूर यूनियन शिमला की तरफ से, और बाकी मेरे साथी जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान नगेश जी ने, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तो मैं तो इस मुद्दे पर यही बोलना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सफाई कर्मचारियों पर ऐसे अत्याचार, डंडा मारना। लोकतंत्र है मैडम, ये लोकतंत्र में तो कोई भी अपनी बात तो रख सकता है। अगर आपने उसकी डिमांड माननी या नहीं माननी वो दूसरी बात है, लेकिन आप ऐसे उस पर अत्याचार करेंगे, उनके सीधे डंडा मारेंगे, सिर पे वार करेंगे। आपने देखो वीडियो में सिर पे सीधे वार होते हैं कि नहीं, तो अदरवाइज अगर कोई पुलिस प्रोटेक्शन करती है तो अगर किसी भी अगर उसको ख़त्म करना हो, कोई भी अगर कोई कर रही है संस्था, कोई भी अपना कोई हड़ताल वगैरह कर रही है ना, कोई एजिटेशन कर रही है, तो उसका एक सिस्टम होता है ना, उससे बातचीत के रास्ते भी होता है, उसको कोई तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। ये थोड़ा होता कि आपने देखा कि जैसे आप देखो वीडियो में डीएसपी, मुझे तो ये लगता कि डीएसपी, मुझे लगता ही नहीं है डीएसपी के लायक है वो बंदा, क्योंकि उसको डीएसपी के लायक होने नहीं चाहिए। पुलिस में ऐसा इंसान तो होना ही नहीं चाहिए जिसमें अपनी टॉलरेशन ही नहीं है, जिसमें वो बर्दाश्त शक्ति नहीं है। पुलिस में तो ऐसे लोग होने चाहिए। कई बार तो पुलिस पर भी डंडे लग जाते हैं, लेकिन पुलिस को पता होता कि नहीं यार, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। हमने हमारे को देखना है कि कानून व्यवस्था कैसी बनानी। वो तो पुलिस वाला एकदम, मुझे नहीं लगता वो पुलिस वाला ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ पंजाब सरकार से कि उसका तो टेस्ट होना चाहिए। ऐसा पुलिस वाला तो ऐसे औहदे पर होना ही नहीं चाहिए, जो सीधा आके ना कि बातचीत करा, सीधा आके आप ये देखो डंडे मारा, सिर पे मार रहा है। नहीं तो पुलिस वाले टांग में मारते हैं कि अगर हम पुलिस में कोई अरेस्ट भी होता है, पुलिस मारने का तरीका होता है, उसकी पीठ में मारती है, टांग में मारती है। नहीं यार, ऐसे शरेआम नहीं माना, लेकिन वो तो डर ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो ऐसा बंदा तो होना ही नहीं चाहिए। आज मैंने सुना है कि उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड
ये शुड बी डिसमिस, वो तो डिसमिस होना चाहिए। ऐसा आदमी तो ऐसी पोस्ट पे होना ही नहीं चाहिए। आज ये संगठन, आज ये विरोध जो हमारे वाल्मीकि कौम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, जो हमारे सैनिक है, सफाई कर्मचारी सैनिक है, वो कर रहे हैं, कल को कोई और भी ऐसे आंदोलन कर सकता है, तो ये तो किसी को मार देगा ये इंसान। मैं तो गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। ये हमारी गुहार रहेगी और ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रावण मास के पावन अवसर पर धार्मिक नगरी कनिहार की ऐतिहासिक अनादिकालीन शिव तांडव गुफा में भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार यानी 27 जुलाई 2026 को शंभु परिवार एवं गुफा विकास समिति के सौजन्य से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष राम रतन तंवर और उपाध्यक्ष अमरीश ठाकुर ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि इस पावन दिन सुबह विधि विधान के साथ भोले बाबा का पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके पश्चात विशेष यज्ञ व हवन का आयोजन होगा। भगवान शिव को भोग अर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का शुभारंभ कर दिया जाएगा। भजन संध्या का विशेष कार्यक्रम भी किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ दोपहर 4 बजे से शिव गुफा के प्रांगण में सांस्कृतिक व भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। संगीत मंडली स्वर संगीत साधना धर्मपुर के सदस्य अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्य गायक जाने माने गायक किशोर कुमार अपनी मधुर आवाज से भोले बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। उनके साथ अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर आप सभी शिव भक्तों का शिव तांडव गुफा के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शंभु परिवार व गुफा विकास समिति के सौजन्य से दूसरा विशाल भंडारा लगाया जाएगा, जिसका शुभारंभ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा गुफानाथ का पूजन अर्चन किया जाएगा। तत्पश्चात यज्ञ व पूर्ण आहुति के उपरांत भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन शुरू होगा। शाम 4 बजे से भोले बाबा की चौकी लगाई जाएगी। स्वर संगीत साधना धर्मपुर के सदस्य भोले के भजनों का गुणगान करेंगे। हमारा सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों व शंभु प्रेमियों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भोले बाबा की चौकी में हाजिरी लगाएं, भजन संध्या करें और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव, जय शंकर महाराज।